नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के फिज़िक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फिज़िक्स का एक चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन से वर्क होता क्या है और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने फोर्स और मोशन के बारे में जाना था प्रीवियस चैप्टर में इसी बुक में। उसके बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे कि जब कोई फोर्स किसी भी बॉडी को मूव कराता है तो क्या होता है, वर्क होता है। हम उसके कहते हैं वर्क डन हुआ है। तो किसी भी वर्क को करने में यानी फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वही इस चैप्टर में हमें वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ना है, यानी कि कभी भी अगर हम वर्क करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। और जैसे कि अगर वर्क करने वाला जो है वो ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, जैसे कि एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, तो इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो इन्हें इस वर्क को करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी जो फूड वो लोग खाते हैं या फिर हम लोग जो खाते हैं, उसी फूड के मदद से हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी की हेल्प से हम लोग उस वर्क को परफॉर्म करते हैं। और जब वर्क डन होता है किसी मशीन के द्वारा, यानी जब कोई मशीन वर्क करती है तो एनर्जी जो सप्लाई किया जाता है वो फ्यूज़ के द्वारा, जैसे कि वो पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया, या अगर इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाली मशीन है तो इलेक्ट्रिसिटी उसका एनर्जी सोर्स हो जाएगा, यानी कि वहाँ से उसे एनर्जी मिलेगा उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हम अब क्या कर सकते हैं इस वर्क के लिए कि व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, यानी जब भी वर्क किया जाता है तो बराबर अमाउंट ऑफ, मतलब उसी के इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है, होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में देखते हैं कि वर्क है क्या। इसे हम लोग मतलब सिंपल अभी हम लोग समझते क्या है वर्क को, और फिजिक्स के टर्म में वर्क होता क्या है तो सो देखते हैं। तो सबसे पहले वर्क, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लोग क्या समझते हैं वर्क को? तो हम लोग समझते हैं वर्क मतलब कोई भी फिजिकल या मेंटल हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं वही हमारा वर्क है। लेकिन फिजिक्स में वर्क का केवल एक ही मीनिंग है, यानी वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, यानी कि जब भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी में और उस बॉडी में मोशन आए तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, नहीं तो नहीं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि व्हेन एन इंजन मूव्स अ ट्रेन along a railway line, it is said to be doing work. A horse pulling a cart is also doing work. A man climbing on the stairs of a house is also doing work in moving himself against the force of gravity. यानी कि जब कोई इंजन ट्रेन को मूव करा रही है रेलवे लाइन पे तब हम कहेंगे कि यहाँ वर्क हुआ है। उसके बाद यदि कोई हॉर्स क्या कर रहा है कि किसी कार्ट को खींच रहा है तो वहाँ हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। उसके बाद अगर स्टेयर्स पे कोई आदमी ऊपर चढ़ रहा है स्टेयर पे, तब हम उस केस में भी कहेंगे कि वो आदमी जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है, तब वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फिगर है, फिगर में ये ट्रेन का, उसके बाद जो हॉर्स का कार्ट है उसका मोशन हो रहा है। यानी कि सिंपल फिजिक्स में वर्क तभी होगा जब फोर्स के द्वारा मोशन प्रोड्यूस किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो वर्क डन जो होगा, फोर्स मतलब वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे, यानी कि फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो फैक्टर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या है कि डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि कितने डिस्टेंस से वो बॉडी मूव किया, और मूव किस डायरेक्शन में करना है तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में वो कितना मूव किया। तो दो यहाँ पे फैक्टर है वर्क डन का, यानी कि ये दोनों फैक्टर होंगे तभी वर्क होगा। तो अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं वर्क को? तो हम लोग डिफाइन करेंगे वर्क को कि वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। यानी कि यहाँ हमारा वर्क क्या हुआ, किस पे डिपेंड किया? तो वर्क हमारा डिपेंड किया फोर्स पे, और ये डिपेंड किया
जो डिस्टेंस है, मतलब किस डिस्टेंस पे वो बॉडी मूव किया, यानी कि एस हम डिस्टेंस लेते थे या फिर डिस्प्लेसमेंट लेते थे, तो वर्क हमारा उसी पे डिपेंड करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसको भी हम लोग वर्क का डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब वर्क को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमारा हो गया वर्क का फॉर्मूला। अब आगे जब हम लोग देखेंगे तो क्या है कि यदि फोर्स एफ किसी बॉडी पे अप्लाई किया और वो जो बॉडी है वो डिस्टेंस एस मूव किया, तो इसका मतलब है कि वो जो एस डिस्टेंस है वो उसी के डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। और ये फार्मूला का यूज करके अब आगे जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करना है, यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि इनिशियल पोजीशन में ये बॉडी यहाँ था, मतलब ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एफ, तो इसका जो मोशन है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्प्लेस किया है, यानी एस डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, इसका मोशन हुआ फोर्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ वर्क हुआ है। ये जो फिगर है इसमें हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो अब क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स देन वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अब हम और क्या कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी को हमें ग्राउंड पे मूव कराना है फोर्स अप्लाई करके, तो हम किसके अगेंस्ट वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम लोगों ने वर्क किया। अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन करता क्या है कि उस बॉडी के मोशन को वो रोकता है, यानी कि वो अपोज करेगा उसके मोशन को। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में डिस्टेंस के जगह पे, यानी हम लोगों ने जो फोर्स इनटू डिस्टेंस किया है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ रह सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो डिफिनेशन को बस हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम करेंगे क्या कि हम लोग डिफिनेशन में बस ये लिखेंगे कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ जब फोर्स के डायरेक्शन में, तब उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो फोर्स से, तो वही हमारा वर्क डन देगा। तो यहाँ इससे हमारा फार्मूला क्या आ गया, तो सेम वही है, वो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, और बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लिख देंगे। अब हम जानते हैं यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का यूनिट क्या होगा। तो वर्क जो है वो प्रोडक्ट है, वर्क है प्रोडक्ट किस किस चीज़ का, तो वर्क है हमारा प्रोडक्ट, यानी कि W इज इक्वल्स टू हम लोगों ने देखा कि एफ इंटू एस। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, यानी कि वर्क का यूनिट हम लोग न्यूटन मीटर कह सकते हैं। तो अब न्यूटन मीटर को सिंपली मतलब एक वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे, तो देखते हैं कि वर्क अगर कोई प्रोडक्ट मतलब वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस का, तो यूनिट हो गया इसका न्यूटन और डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो इस कारण से न्यूटन मीटर कह सकते हैं। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, यानी जूल जो होता है वो वर्क का यूनिट होता है, यानी एसआई यूनिट। और जिसे हम डिफाइन क्या कर सकते हैं कि यदि 1 जूल वर्क डन को डिफाइन हमें करना है तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि जब कोई 1 न्यूटन का फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं और वो उस बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया या 1 मीटर के डिस्टेंस तक मूव किया, किसके डायरेक्शन में, तो वो अपने डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था उसी डायरेक्शन में, तब वर्क डन जो होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। अब यहाँ कुछ केस हम लोग देखते हैं। यहाँ तो ये हो गया कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ कि कोई इंसान जो है वो वर्क कर रहा है कहाँ, तो मतलब वो फोर्स लगा रहा है, वर्क अब कर रहा है या नहीं वो हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे वर्क होता है या फिर नहीं होता है। तो वो क्या कर रहा है कि फोर्स अप्लाई कर रहा है एक वॉल पे, यानी स्टेशनरी वॉल है, इस पे एक इंसान फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ फोर्स अप्लाई करने के बाद वो इंसान पूरी तरीके से थक जाएगा, लेकिन वर्क डन नहीं होगा इस वॉल पे। क्यों? क्योंकि वर्क डन हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस वॉल का होगा नहीं होगा, तो वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ वॉल पे कोई वर्क नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि वॉल पे जो वर्क हुआ वो 0 हुआ।
और ऐसे अब इसमें होगा क्या, लेकिन इंसान जो है वो थक जाएगा। तो थका आखिर क्यों, यानी कि यहाँ पे फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फिर भी थका, तो वर्क तो कुछ हुआ, आखिर उसका एनर्जी ख़त्म हुआ तो वर्क हुआ, तो वर्क होगा कहाँ, सो हम देखते हैं। तो एक इंसान कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से थक जाएगा उस दीवार को, स्टेशनरी वॉल को धक्का देते देते, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी वॉल जो है वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। तो वर्क डन अगर कहा जाए कि मैन जो है वो वॉल पे वर्क डन किया, तो इसे हम कहेंगे कि वो जीरो वर्क डन हुआ। लेकिन वर्क डन अगर खुद पे कहा जाए कि वो आदमी खुद पर भी तो कुछ वर्क कर रहा है, तो वो जीरो नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो उस दीवार को धक्का देता है तो उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं, थोड़ा स्ट्रेस्ड होते हैं, उसका ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस्ड होता है, उसके मसल्स में स्ट्रेन आता है, बहुत तेज़ी से स्ट्रेन आता है, जिसके कारण उसका जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और मैन जो है वो थका थका फील करेगा, यानी टायर्ड फील करेगा। तो यहाँ एक एग्जांपल है, यानी कि एक आदमी, अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक आदमी जो है वो बस स्टॉप पे खड़ा है और अपने सिर पे हेवी सूटकेस लिए हुए है, अपने हाथों में भी, मतलब हाथ पे हेवी सूटकेस लिए हुए हैं, तो वो खड़ा खड़ा क्या होता है कि थक जाता है, बहुत जल्दी वो थक जाता है, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में। तो वो थकता इस कारण से है क्योंकि सूटकेस जो है, यहाँ पे सूटकेस जो है उसको पकड़े हुए है वो मूव नहीं किया। तो ऊपर के डिस्कशन से हम लोगों ने देखा कि जरूरी नहीं है कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वहाँ वर्क डन हो ही। तो वर्क डन केवल तभी होता है जब फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के एबल हो तब, और यदि ऑब्जेक्ट मूव ना करे फोर्स अप्लाई करने पे तो कोई वर्क नहीं होगा। तो यहाँ भी कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी यहाँ हम लोगों ने देखा कि वर्क डन नहीं होता है। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या वर्क डन होता है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ का ग्रेविटी है वो करता क्या है कि हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचता है, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ की ओर। तो इस कारण से यदि हम किसी बुक को, जैसे बुक को अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं, टेबल पे रखा हुआ है, अगर उसे हम लिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या किए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम फोर्स अप्लाई किए। और यदि कोई बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि सीधे अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, यानी वर्क डन होगा यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगा, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के जो वेट है उसके प्रोडक्ट, और वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी इज लिफ्टेड, यानी कि जिस वर्टिकल डिस्टेंस से उस बॉडी को उठाया गया, तो उसके बराबर हो जाएगा वर्क डन। तो मान लीजिए कि यदि कोई मास है m और उसे लिफ्ट कर रहे हैं हम वर्टिकली अपवर्ड एट अ डिस्टेंस h, यानी h डिस्टेंस हम उसे ऊपर उठा रहे हैं, तो इस केस में फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा उस बॉडी को लिफ्ट करने में वो इक्वल होगा उस बॉडी के वेट के बराबर। तो वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, यानी वेट जो हो जाएगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g के बराबर, ये हो गया वेट। तो अब वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हो जाएगा उस बॉडी का, यानी कि उस बॉडी को लिफ्ट करने में जो वर्क डन हुआ वो वेट ऑफ द बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस, यानी उस बॉडी का वेट और वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी ये हो गया और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो h हो गया। तो यही बताएगा वर्क डन, यानी यहाँ ये वर्क डन है, वर्क डन बताएगा क्या कि उस बॉडी को लिफ्ट करने में हम कितना वर्क डन किए। कौन कौन बताएगा, उस बॉडी का वेट और जिस वर्टिकल हाइट से उसे हम उठाए हैं। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो है वो h हाइट पे जा रहा है, यानी स्टेयर्स पे वो चढ़ रहा है ऊपर, और इस तरीके से तो जो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड उसका वेट, यानी वेट जो है वो mg, जो ग्रेविटी के कारण उसका जो वेट अप्लाई हो रहा है वही हो गया उस पर फोर्स, और तो ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ तो h, यानी वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग देखेंगे h डिस्प्लेसमेंट। ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम नहीं लेंगे क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट किधर लेते हैं, तो जो फोर्स है, मतलब जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी के डायरेक्शन में। तो यहाँ से अब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व कर लेना है, यानी mgh के वैल्यू पे न्यूमेरिकल्स दिया गया है।
तो इसे सॉल्व कर लेना है। जैसे कि अगर वेट लिफ्टर भी उठाता है किसी बॉडी को, मतलब वो जो वेट लिफ्टिंग का जो रहता है वो वेट को जब उठाता है तो उसमें भी क्या हो रहा है कि वर्क ये कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स होता है वो निगेटिव फोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपोजिट कर रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन भी जो है वो अपोजिट होगा। अब देखेंगे कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली, यानी कि किसी एंगल पे, यहाँ जो वर्क डन होगा वो किसी एंगल पे अप्लाई होगा। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि जो फोर्स का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा था, लेकिन यहाँ जो फोर्स होगा वो उस डायरेक्शन में नहीं होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट होगा, यानी बॉडी का मोशन होगा उसके दूसरे डायरेक्शन, मतलब किसी एंगल पे। यहाँ पे तो देखते हैं अब किसी एंगल पे अगर वर्क डन होता है, मतलब फोर्स और जो मूवमेंट है बॉडी का उस पर क्या एंगल फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर वर्क है किसी बॉडी को मूव कराने में, मतलब किसी डायरेक्शन में, तो जो हम अप्लाइड फोर्स मतलब जिधर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का मूवमेंट होता है। इससे पहले के केसेस में हम लोगों ने देखा, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है। बहुत सारे केसेस में जो बॉडी का मूवमेंट है वो किसी एंगल पे होता है, किसी एंगल पे, यानी कि किससे एंगल पे, यानी जिधर मूवमेंट हो रहा है, जो डायरेक्शन हम लोग मतलब जो डायरेक्शन है उस अप्लाइड फोर्स का, उसके से कोई एंगल बना करके। जैसे हम लोग बचपन में देखे होंगे, मतलब कोई जो छोटा हमारे पास टॉय कार होता होगा उसमें हम क्या करते होंगे कि धागा बांध देते होंगे, और धागा बांधने के बाद उसे पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं, तो कुछ एंगल पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जो मूवमेंट हो रहा है उस जैसे टॉय कार का ही, तो वो मूवमेंट किसके अलॉन्ग है, तो वो है उस ग्राउंड के, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, लेकिन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम ऐसे थोड़ा एंगल पे। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे फिगर में यहाँ पे जो दिया गया है इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जो इस टॉय कार है इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो हम ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो बच्चा है वो ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ जिस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं, और ये जो एंगल है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में है। तो यहाँ वर्क डन का क्या फार्मूला होगा सो हम आगे देखते हैं कि वर्क डन क्या हो जाएगा। तो यहाँ वर्क डन जो है वो थोड़ा चेंज होगा। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट ये जो वर्क डन का हमारा फार्मूला होता था W = F × S, उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो बॉडी वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है। तो जब अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है उसका मूवमेंट, तो हम डायरेक्ट F × S लिखेंगे, तो हमारा जो वर्क डन का जो वैल्यू है वो गलत आ जाएगा। तो इस केस में पूरा का पूरा फोर्स उस टॉय कार को पुल करने में नहीं लग रहा है, केवल उसका हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हमारे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता है, वर्टिकल जो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो केवल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस फोर्स का, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस में होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो टॉय कार का जो डायरेक्शन है उसमें होगा। तो उसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, वही इस कार को पुल कर रहा है। तो इस कारण से अब हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या हो जाता है। तो फार्मूला फॉर वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स से अगर कोई एंगल बना करके बॉडी मूव करता है तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट O है, और उस पर हम पुल कर रहे हैं, मतलब बाय अ मैन। तो यहाँ जो बॉडी होगा वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक्स पे पहुँच गया, मतलब यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं, फिगर से ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तो है क्या, ये जो कार है इसे हम लोग इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए, और इसका जो मूवमेंट है सो इस डायरेक्शन में है। तो उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, और उसी थीटा एंगल से ये आगे मूव कर रहा है। उस थीटा एंगल जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में थीटा एंगल अप्लाई हो रहा है कार में। तो यहाँ हमारा जो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कि वर्क डन इन पुलिंग
द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता क्या है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि हम लोग जैसे कि यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये थीटा और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट उसका। तो ये जो होगा ये फोर्स हो गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा एफ कॉस थीटा, यानी कि जहाँ पे थीटा रहता है उसके एलॉन्ग एफ कॉस थीटा होगा और थीटा के अपोजिट वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट हो गया। तो फोर्स का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अप्लाई हो रहा है यानी ये वाला, तो एफ कॉस थीटा अप्लाई हो रहा है और मोशन भी है इसी डायरेक्शन में। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये फोर्स का कंपोनेंट ले लिए और एस ले लिए, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट उसको हम ले लिए। तो यहाँ से हमारा वर्क डन फाइंड हो जाएगा। यदि हम डायरेक्ट एफ लेते तो यहाँ गलत हो जाता। तो इस तरीके से अगर कोई ऑब्लिक डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी किसी एंगल में और मोशन जो है वो दूसरे एंगल में मतलब दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरे डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग का जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वो W = F cos थीटा इंटू एस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे थीटा को हम कंसीडर करेंगे और थीटा में हम कॉस थीटा लेंगे। तो ये जो कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह है ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको 10th क्लास में पढ़ना होगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि थीटा यहाँ एंगल हो गया। तो अब इससे रिलेटेड क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें अलग अलग थीटा दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या रहेगा कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू जो एंगल रहेगा वो दिया हुआ रहेगा कि वो कितना है और उसके हिसाब से मतलब बस आपको वैल्यू पुट कर देना है और वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेना है आंसर। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर राइट एंगल पे यानी कि अगर राइट एंगल पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के राइट एंगल पे अगर वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा। तो जैसे कि ये हमारा बॉडी है और इससे राइट एंगल पे यानी कि इसका अगर मोशन इधर होता है तो राइट एंगल पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो इसके ऐसा हम लोग कब करते हैं जब किसी चीज़ को लिफ्ट करके और वहीं पे हम रुके हुए रहते हैं। तो इस केस में राइट एंगल पे फोर्स यानी कि यहाँ ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये इसका मोशन हो रहा है, मतलब इधर मोशन हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ये बॉडी हमारा जो है वो इधर मूव कर रहा है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि अगर एफ कॉस थीटा लेते हैं, मतलब यहाँ पे थीटा हो गया, तो यदि हम कॉस थीटा लेते हैं तो यहाँ कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है राइट एंगल पे है। तो 90 डिग्री जो कॉस थीटा का मतलब कॉस 90 डिग्री जो होता है वो हमारा 0 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे एफ इंटू 0 डिग्री इंटू एस तो वर्क डन होगा 0 होगा। यानी कि यदि हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, सिंपली केवल उठाते हैं, तो वहाँ कोई मतलब अगर हम कहें कि कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ फोर्स के डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो कब, जब हम उसे ऊपर से ऐसे मतलब ऊपर ऐसे उठाएंगे तब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पे है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, तो कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक इंसान जो है वो अपने सिर पे सूटकेस लिए हुए है हॉरिजॉन्टली, तब वो कोई वर्क नहीं कर रहा है ग्रेविटी के अलोंग, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड में कर रहा है और उस सूटकेस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उससे 90 डिग्री पे, यानी कि आदमी सिर पे उठा करके वो जब आगे ऐसे बढ़ते जाएगा तो क्या है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी 90 डिग्री ऐसे सीधे वर्टिकल और उसका जो मोशन है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो 90 डिग्री हो गया दोनों के बीच में एंगल। तो जब 90 डिग्री का एंगल हो गया तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो 0 होता है। तो इस कारण हमारा एफ कॉस थीटा इंटू एस जब हम अप्लाई करेंगे तो जो वर्क डन है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ इस केस में मतलब हम वर्क डन, लेकिन वो इंसान थकता है जो सिर पे उठा करके अगर कोई कैरेज को अगर ढो रहा है तो वो इंसान थकता है लगेज को ढो रहा है, तो लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स डन मतलब वर्क डन नहीं हुआ। इस ऐसा ही किस केस में था कि अगर कोई इंसान वॉल को धक्का दे रहा है तो वॉल पे कोई वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन उस अपने बॉडी पे वो वर्क डन किया।
उसी तरीके से अगर हम लोग और एग्जांपल देखते हैं कि अगर सर्कुलर डायरेक्शन में मतलब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो यहाँ भी जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ वर्क डन जीरो होने का क्या कारण है? तो होता क्या है यहाँ पे कि अगर सर्कुलर पाथ में कोई मूव कर रहा है, जैसे ये बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ इसका सेंटर हो गया और सेंटर से ये मतलब ये रेडियस हो गया, तो इसका मोशन कैसे है? ऐसे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री का यहाँ एंगल हो गया। अब इसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर पाथ पे इस कारण होता है क्योंकि एक फोर्स टुवार्ड्स द रेडियस, मतलब रेडियस के लॉन्ग एक फोर्स लगता है और वो टुवार्ड्स किसके रहता है? मतलब सेंटर से जुड़ा हुआ रहता है और रेडियस के। तो इसके मोशन और फोर्स के बीच का जो डायरेक्शन यहाँ भी है सो 90 डिग्री का हो गया। इस कारण सर्कुलर पाथ पे भी अगर कोई बॉडी मूव करता है तो वहाँ भी वर्क डन जो होगा सो जीरो हो जाएगा। तो यही सेम केस अगर हम देखें कि अर्थ जो है अगर सन के रॉन्ग मूव कर रहा है मतलब रोटेट कर रहा है गोल गोल, तो वहाँ भी जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। और इसी तरीके से अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के लॉन्ग मूव कर रहा है मतलब सर्कुलर पाथ में ही वो मूव करता है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इस डिस्कशन से क्लियर है कि वर्क डन मतलब कब क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन क्या होगा, यानी वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिधर मोशन हो रहा है, जैसे इधर मोशन हो रहा है और हम इधर उसको उस पर फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा? तो यदि फोर्स जो है वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के, तो जो थीटा एंगल है, यानी कि थीटा एंगल कैसे मतलब ऐसे और एक ऐसे, तो वो 180 डिग्री का बनेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा बॉडी है और इसका मोशन इधर हो रहा है और हम फोर्स जो है इस पर इधर लगा रहे हैं, मतलब इधर अगर हम खींच रहे हैं इसको, तो ये जो एंगल बना इन दोनों के बीच में वो 180 डिग्री का हो गया। और cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इस कारण से F जो है वो हमारा माइनस हो गया, फोर्स माइनस हो गया मतलब -F हो गया, तो वर्क डन यहाँ पे -F × S हो जाएगा। यानी इस केस में जो वर्क डन है वो निगेटिव होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। अब आगे हम लोग इसका केस देखेंगे कि ये कब कब होता है। अब हम तो वही देखते हैं कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क डन कब होगा। तो वर्क डन जो है वो फोर्स के कारण पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के लॉन्ग एक्ट करेगा, यानी कि जिधर बॉडी का डायरेक्शन है उधर ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इधर वो मूव कर रहा है और इधर भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ जो वर्क डन होगा सो पॉजिटिव होगा। अब निगेटिव कब होगा? जैसे कि इधर बॉडी मूव कर रहा है और हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो मोशन होगा मतलब बॉडी का जो मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इस केस में वर्क डन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन जीरो कब होगा? तो जब हम क्या कर रहे हैं कि राइट एंगल पे, यानी यहाँ हमारा बॉडी रखा हुआ है और इसे राइट एंगल पे मतलब ऊपर ऐसे उठा के और इसका मोशन ऐसे हो रहा है, मतलब अगर हम सिर पे उठा लिए किसी बॉडी को, मतलब ऐसे उठाए हुए हैं, ठीक, और उससे हम फिर आगे जा रहे हैं, तो फोर्स इसका अप्लाई किधर हो रहा है? नीचे की ओर, ग्रेविटी के कारण, मतलब हमारे सिर पे जो इसका बोझ है वो नीचे की ओर, और हम बढ़ रहे हैं कहाँ? आगे। तो मोशन उस बॉडी का और जो डायरेक्शन है फोर्स का वो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा, और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तो वर्क डन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये तो हो गया। अब वर्क डन जीरो तब हो गया जब राइट एंगल के डायरेक्शन में उसका मोशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल अगर देख लें, पहले कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या होता है। तो जब पॉजिटिव वर्क डन होता है तो फोर्स जो है वो उस बॉडी के जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा। जब निगेटिव वर्क डन होगा तो फोर्स जो है उस बॉडी के स्पीड को कम कर देगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कम होगा ही। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसे हम आगे से रोक दिए तो निगेटिव हो गया। और वर्क डन जीरो हो जाएगा जब फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा उस बॉडी के स्पीड पे, मतलब जीरो होगा तो उसके स्पीड पे कोई वर्क डन होगा ही नहीं, तो स्पीड पे कोई मतलब है ही नहीं स्पीड से। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे समझते हैं। तो यदि हम फुटबॉल को किक करते हैं जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसे अगर हम किक किए तो किक करने पे ये क्या होगा कि जिधर फोर्स हम लोग अप्लाई किए उधर ही ये मूव करेगा। मूव किया तो ये हो गया हमारा क्या? पॉजिटिव वर्क डन।
जब हम उसके डायरेक्शन में कर रहे हैं मूवमेंट तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब अगला अगर हम देखते हैं कि अगर फुटबॉल जो है वो मूव कर रहा है ग्राउंड पे और धीरे धीरे वो रुक जाता है, तो रुकने का कारण क्या है कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स उस फुटबॉल पे एक्ट कर रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किया क्या, तो उसके स्पीड को हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया और धीरे धीरे वो उसको रोक दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो डायरेक्शन है मतलब फोर्स का वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी फुटबॉल इधर जा रहा था तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उधर उसे इधर रोक रहा था, जिस कारण रुकने के कारण वो धीरे धीरे रुक गया। अगर दोनों एक डायरेक्शन में रहता तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता। तो ये हो गया सेकंड केस। अगर हम देखें सैटेलाइट का केस, जैसे कि अगर मून है वो क्या कर रहा है कि हमारे अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सैटेलाइट पे मतलब एक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। तो यहाँ जो डायरेक्शन हो गया मतलब कि मूवमेंट, जैसे यहाँ मोशन है इस सैटेलाइट का और ये जो अर्थ है यहाँ पे जो फोर्स है वो देख सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है मोशन और फोर्स के बीच में। तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ यानी कि यहाँ वर्क डन जो है सो 0 हो जाएगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एनर्जी और एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, 2 एनर्जी यहाँ पढ़ना है। बाकी का जो एनर्जी है वो आगे नेक्स्ट के वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।